हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। हर रोज की भांति आज फिर मैं अपने संस्थान राज राजेश इंस्टीट्यूट की तरफ से मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आया हूं। पिछले डिस्कशन में भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा हो रही थी कि भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में मैंने एक बात गलत बोल दी थी, सॉरी इसके लिए। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था इंदौर शहर में। इंदौर के महू क्षेत्र में हुआ था। ये चीज ध्यान देंगे, सुधार करके पढ़ेंगे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 में इंदौर के महू क्षेत्र में हुआ था। आइए हम लोग आज पुनः डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन है? तो अरविंद घोष, जिन्होंने 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की, जो कि अंग्रेजी भाषा में छपती थी। अरविंद घोष, इनके द्वारा 1926 ईस्वी में ओरविले आश्रम की स्थापना की गई थी पौंडीचेरी में, जिसे श्री अरविंदो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अरविंद घोष, जिन्होंने सावित्री, लाइफ डिवाइन जैसी पुस्तकों की रचना की। आपके डी नंबर ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक हैं। पत्रकारिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रिका की स्थापना की। इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने की घोषणा की। 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। इन्हें भारतीय शांति का जनक कहकर पुकारा जाता है। वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक इंडियन ऑनेरिस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहकर पुकारा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की। कहां? पुणे में। यह भारत की प्रथम ऐसी संस्था थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर की खोज करने में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद करती है। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1911 में हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना की अंग्रेजी भाषा में। एमजी रानडे, जिन्होंने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। जी हां, एमजी रानडे जो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के गुरु थे, और गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। इनकी तीक्ष्ण बुद्धिता के कारण एमजी रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। मयूर सिंहासन, जी हां, मयूर सिंहासन जिसका वास्तुकार बेबादल खां था, शाहजहां के समय में बना था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बेबादल खां था। शाहजहां के समय में निर्मित मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह था। जी हां, मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, और इसी के शासन काल में 1739 ईस्वी में, जी हां, 1739 ईस्वी में ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था, जिसे ईरान का नेपोलियन कहकर भी पुकारा जाता है। आपके बी नंबर ऑप्शन में बहादुर शाह जफर की चर्चा है। दो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर प्रथम, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, और दूसरा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अकबर द्वितीय के पुत्र थे। इन्हें अंतिम मुगल बादशाह कहकर पुकारा जाता है, जिन्हें 1857 की क्रांति के पश्चात रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। आपके सी नंबर ऑप्शन में शाह आलम द्वितीय की चर्चा है, जिसे अली गौहर कहकर भी पुकारा जाता है, जिसका शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक रहा।
इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। आपके ए नंबर ऑप्शन में अहमद शाह की चर्चा है। शासनकाल 1748 से लेकर के 1754, 1748 से लेकर के 1754 सभी उत्तरोत्तर मुगल शासक थे जिनकी चर्चा औरंगजेब की मृत्यु के बाद होती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। कांग्रेस, जी हां, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 72 प्रतिनिधियों के साथ। कांग्रेस की बैठक ने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की बात घोषणा की थी? तो पटना, जी हां, पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की बात कही गई थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928, क्षेत्रीय नेता इंदुलाल याज्ञिक, इंदुलाल याज्ञिक, गुजरात का बारदोली तालुका। बाल गंगाधर तिलक ने बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण वहां की महिलाओं ने महात्मा गांधी के सहयोग से उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। बारदोली सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता इंदुलाल याज्ञिक थे और वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण से वहां की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के सहयोग से उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। सरदार की उपाधि प्रदान की गई। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल देखेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए फूल वालों की सैर त्योहार की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? जी हां, ऑप्शन नंबर डी, अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक रहा। यह जो फूल वालों की सैर त्योहार मनाया जाता है, यह आगरा में मनाया जाता है। अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। मोहम्मद शाह, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, जिसके समय में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। वैदिक काल के कर संग्रह करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी करते थे? एक चीज याद रखेंगे, वैदिक काल में सभा, समिति और विदत जैसे प्रशासनिक इकाई की चर्चा मिलती है। सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है और विदत का उल्लेख जो है 122 बार हुआ है। विदत सबसे प्राचीनतम संस्था थी। ये ऋग्वैदिक काल की बात है। वहीं उत्तर वैदिक काल में विदत पूरी तरह से समाप्त हो गया था। सभा और समिति की स्थिति गौण हो गई थी। सभा और समिति की स्थिति जो है पूरी तरह से गौण हो गई थी और उत्तर वैदिक काल में इस सभा और समिति के जगह पर 12 प्रकार के रत्निनों ने प्रशासनिक गतिविधि में राजा को सलाह देना प्रारंभ कर दिया। इसी रत्निनों की चर्चा हो रही है। सूत, भागदूत, संग्रहिता और अक्षवाप, इसके अलावा भी और भी हैं। आइए इसमें चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बन रहा है कि वैदिक काल में कर संग्रह करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन अधिकारी करता था? तो भागदूत, सूत जो था वो सारथी कहलाता था। सूत जो है वो सारथी कहलाता था। वही संग्रहिता
कोषाध्यक्ष वहीं अक्षवाप लेखापाल कहलाता था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष, जी हां, 700 से 1200 ईस्वी में पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। निम्न में से कौन सा वंश सम्मिलित नहीं था? तो पल्लव वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर के हुआ था, गंगा दोआब क्षेत्र को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश शामिल था। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राजवंश था जो दक्षिण भारत के का होते हुए भी उत्तर भारत की राजनीति में दखल देता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 7वां नंबर सवाल, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो हर्षवर्धन के काल में, 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन, जो कि 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 647 ईस्वी में मर जाता है। इसी के दरबार में पान भट्ट रहते थे, जिन्होंने हर्षचरितम नाम पुस्तक की रचना की, कादंबरी की रचना की, दुर्गा सप्तशती की रचना की, पार्वती परिणय की रचना की। हर्षवर्धन भी बहुत बड़ा लेखक था, जिसने नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली जैसी पुस्तकों की रचना की। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग आया था, चीनी यात्री था, जिसने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। इसमें 138 देशों का विवरण है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा संपादित हुआ समाचार पत्र जो गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो आंसर होगा नवजीवन। जी हां, 1919 में अहमदाबाद से नवजीवन का प्रकाशन होता था गुजराती भाषा में। हरिजन पत्रिका की स्थापना 1932 में हुई थी। यह हिंदी भाषा में छपती थी पुणे से। हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। वहीं 1919 में यंग इंडिया नामक पत्रिका की स्थापना अहमदाबाद से नवजीवन की भी स्थापना अहमदाबाद में हुई थी। नवजीवन गुजराती भाषा में छपती थी, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में छपती थी। हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की पुस्तक है। और गांधी जी की और एक पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन, जो 1903 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होती थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तबकाते नासरी का लेखक निम्न में से कौन है? जी हां, मिनहाजुल सिराज तबकाते नासरी के लेखक हैं। अलबरूनी, जिन्होंने तहकीकात हिंद नामक पुस्तक की रचना की। इसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आपके बी नंबर ऑप्शन में जियाउद्दीन बर्नी की चर्चा है, जिन्होंने तारीख फिरोज शाही और फतवा-ए जहांदारी नामक पुस्तक की रचना की। फतवा-ए जहांदारी नामक पुस्तक की रचना की। आपके डी नंबर ऑप्शन में शेख जमालुद्दीन की चर्चा है। जी हां, इन्होंने मेहरू माह नामक पुस्तक की रचना फारसी भाषा में की थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता, जी हां, 2350 से लेकर के 1750। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से लेकर के 1750, और ओवरऑल कहेंगे तो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिलता है? तो कालीबंगा से काजल की डिब्बी कालीबंगा से मिलती है। हल का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। लोथल से मुहरे प्राप्त हैं। लोथल जो कि बंदरगाह था,
लोथल बंदरगाह था। युगल समाधान की चर्चा लोथल से मिलती है। चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य लोथल और रंगपुर, चावल का साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त होता है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में यह जान लेंगे कि कुल 2800 नगरों की खोज हुई, जिसमें एकमात्र ऐसा नगर बनवाली, हरियाणा का हिसार जिला, जिसका भौगोलिक परिवेश घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है, इसलिए वहां की सड़कें स्टार शेप में कटी होती थी। आपके डी नंबर ऑप्शन में चंद हुदड़ों की चर्चा है। झांगर झुंगर संस्कृति का विकास, झांगर झुंगर संस्कृति का विकास चंद हुदड़ों से हुआ था। तुर्गरहित टीला, चंद हुदड़ो, लिपस्टिक की डांट, उस्तुरा, मनके बनाने का कारखाना, खिलौने बनाने का कारखाना चंद हुदड़ों से मिला है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सर्वधर्म स्वराज स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? तो कौन दिया? आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहकर भी पुकारा जाता है। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी और उसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित था। आपके डी नंबर ऑप्शन में देव समाज की चर्चा है। 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा, शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। वहीं वेद समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा मद्रास में, केशव चंद्र सेन के द्वारा मद्रास में की गई थी। आर्य समाज के तत्वाधान में शुद्धि आंदोलन भी चलाया जा रहा था। वैसे हिंदू जो मुगल आक्रांता से त्रस्त होकर के इस्लाम अपना चुके थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने का काम शुद्धि आंदोलन के तहत किया जा रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें नारा दिया वेदों की ओर लौटो। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने की घोषणा की या गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बनाया? बाल गंगाधर तिलक। जी हां, 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा की। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने अप्रैल 1916 ईस्वी में जहां होम रूल लीग की स्थापना की, वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास के अडयार शहर में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक के द्वारा होम रूल लीग की जो स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष जोसेफ बापिस्टा थे। वहीं एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जॉर्ज अरुणडेल थे। एनी बेसेंट जिन्होंने एंशिएंट विजडम नामक पुस्तक की रचना की। एमजी रानाडे, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें आर्थिक क्षेत्र में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। आपके ए नंबर ऑप्शन में 10 कुमार चरित की चर्चा है। ये दांडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दांडी की और एक पुस्तक है काव्यादर्श। विक्रमांक देव चरित बी नंबर ऑप्शन में, इसके रचयिता बिल्हन थे। वहीं अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीनतम और प्रमाणित पुस्तक
अष्टाध्यायी जिसके रचनाकार पाणिनि हैं, जो महापद्मनंद के राजपुरोहित थे। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, प्रार्थना समाज। जी हाँ, 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बंबई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कहकर पुकारा जाता है। आपके डी नंबर ऑप्शन में रामानुज की चर्चा है। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की शुरुआत की। विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रतिपादक रामानुज थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट की थी? जी हां, किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने पहली बार परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। प्राचीन भारत का पहला ऐसा राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने पहली बार परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। सवाल बनेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त राजा तो चंद्रगुप्त प्रथम, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा तो चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदगुप्त 100 युद्धों का विजेता, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने कृष्णाचरितम नामक पुस्तक की रचना की। सॉरी, मैं समुद्रगुप्त समझ चुका था। स्कंदगुप्त, हुनों के आक्रमण को विफल करने वाला पहला राजा स्कंदगुप्त ही था। समुद्रगुप्त सही है कि समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता, उसी के दरबार में हरिसेन रहते थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और समुद्रगुप्त सबसे पढ़ा लिखा राजा, जिसने संस्कृत भाषा में कृष्णाचरितम नामक पुस्तक की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। यह भी देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था। 16 नंबर सवाल, सामाजिक आंदोलन के समय में पहली मुस्लिम प्रतिक्रिया किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो देवबंद आंदोलन, जिसका संस्थापक 1866 में शाह वली उल्लाह था। आपके सी नंबर ऑप्शन में पराइजी आंदोलन की चर्चा है। 1838 में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा पराजी आंदोलन की शुरुआत की गई। वहाबी आंदोलन पटना में इनायत अली और विलायत अली के द्वारा वहाबी आंदोलन चलाया गया पटना में। वहीं वहाबी आंदोलन 1820 में बिहार में अहमदिया आंदोलन
संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। कब? 1889 में, 1889। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में आया था? जी हां, 1420 में देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से लेकर के 1422। देवराय द्वितीय शासनकाल 1422 से लेकर के 46, इसी के शासनकाल में कहा जाता है 1442 में। अब्दुल रज्जाक आया था। देवराय द्वितीय, जिसे गज बेटकर कहकर भी पुकारा जाता है, विजयनगर साम्राज्य का पहला ऐसा राजा जिसने 2000 मुस्लिम धनुर्धरों को विजयनगर की सेना में शामिल किया था। संस्कृत भाषा में महानाटक सुधानिधि नामक पुस्तक की रचना देवराय द्वितीय के द्वारा की गई। कृष्णदेवराय शासनकाल 1509 से लेकर के 1529। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा जिसने अमुक्तमाल्यद, जांबवती कल्याणम और उषा परिणय जैसी पुस्तकों की रचना की। अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में, जांबवती कल्याणम और उषा परिणय संस्कृत भाषा में। तेलुगु भाषा के 8 महान कवि कृष्णदेवराय के दरबार में ही रहते थे। कहा जाता है अष्टदिग्गज इसी के दरबार में रहते थे, जो तेलुगु भाषा के 8 महान कवि थे। कृष्णदेवराय जिन्होंने हजारा स्वामी और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। नागलापुर शहर की स्थापना कृष्णदेवराय के द्वारा ही की गई थी। मुख्य रूप से बाबर का समकालीन था कृष्णदेवराय। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। भारतवर्ष, जी हां, साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। वहीं भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ था? तो जी हां, चेदी राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, जिसे प्राकृत भाषा में लिखा गया है। हिरण अभिलेख 510 ईस्वी, जिसमें सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। प्रयाग स्तंभ, यह मूल रूप से अशोक का है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसमें गुप्त राजा समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा है और मुगल राजा जहांगीर के उपलब्धियों का भी विवरण है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के निर्माण की भी बात कही गई है। इसी अभिलेख में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना मिलती है कि मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य नामक शासक था, जिसका साम्राज्य विस्तारीकरण सुदूर पश्चिम भारत तक काबुल, कंधार, मकरान और हेरात तक था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 19 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण है? जी हां, प्राकृत भाषा में, थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए, जिसमें भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 20 नंबर सवाल, विजयनगर साम्राज्य, जी हां, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में संत विद्यारण्य की प्रेरणा से संगम के 4 पुत्रों ने मिलकर के
हरिहर बुक्का, बुक्का प्रथम और बुक्का द्वितीय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसका अर्थ होता है जीत का शहर। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य में अमरम क्या था? जी हां, सैनिकों एवं असैनिकों को दी जाने वाला भूखंड अमरम कहलाता था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सैनिकों के पद को वंशानुगत बना दिया? फिरोज शाह तुगलक। शासन काल 1351 से लेकर के 1388। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। दामोदर पंडित की पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक थी। दामोदर पंडित की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद अपने दरबारी अपाउद्दीन के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक जिसने अनेक सुधार किए। दारुल सफा, अस्पताल विभाग, दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग, दीवाने खैरात, दान विभाग, दीवाने बंदगान, दास विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है। अध बिख ससगनी सिक्का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही चलवाया गया था। आपके सी नंबर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, बाजार व्यवस्था की शुरुआत की, सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी जिसने भूमि मापने हेतु मसाहत पद्धति की शुरुआत की थी। दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी, जिसमें सेनापति उसका मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनारी कहकर भी पुकारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण किया, 1000 सितून का महल का निर्माण करवाया, जमात खां मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सीरी के किले का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन में ग्यासुद्दीन खिलजी नहीं होगा, ग्यासुद्दीन तुगलक होगा, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। शासनकाल 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा है, शासनकाल 1325 से लेकर के 1351। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह, जिसने योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। पढ़ा लिखा बादशाह होने के कारण इसने फारसी भाषा में इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। वहीं अदली नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके समय में जहां 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, वहीं 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना होती है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अमीर ए सादो या अमीर सदा 100 घुड़सवार का दल, अमीर ए हजारा 1000 घुड़सवार का दल, अमीर ए तुमन 10,000 घुड़सवार का दल का गठन करता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। गुप्त संवत, जी हां, गुप्त संवत चलाने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 319 ईस्वी में संभवतः गुप्त संवत की शुरुआत हुई। श्रीगुप्त नामक सामंत की चर्चा इत्सिंग की पुस्तक, सर्वप्रथम इत्सिंग की पुस्तक मलय द्वीप पुंज
पुंज में मिलती है। इसी पुस्तक में यह वर्णित है कि श्रीगुप्त नामक सामंत ने उत्तर भारत की राजनीति का लाभ उठा करके 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश की स्थापना करता है। समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता, जिसके दरबार में हरिसेन रहते थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त जिसने संस्कृत भाषा में कृष्णाचरितम नामक पुस्तक की रचना की। आपके डी नंबर ऑप्शन में स्कंद गुप्त की चर्चा है। जी हां, हूणों के आक्रमण को विफल करने वाला पहला राजा या पहला गुप्त राजा स्कंद गुप्त था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। महोदय श्री निम्नलिखित में किसका पुराना नाम है? तो जी हां, 6ठी शताब्दी में इसकी चर्चा मिलती है। हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज को महोदय श्री कहकर पुकारा गया है। पहली बार मथुरा शहर का उल्लेख मेथोरा के रूप में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है, जिसमें मौर्यकालीन नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की चर्चा मिलती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। धर्मत का युद्ध। जी हां, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, धर्मत का युद्ध हुआ था। वहीं मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। बाबर और अफगान के बीच में अफगान शासक कौन? महमूद लोदी। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। इतिहास का प्रथम ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। इतिहास का प्रथम ऐसा युद्ध घाघरा का युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध। (1761). अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति। जी हां, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में संपन्न हुआ था। किसके? अशोक के शासन काल में। तीसरा बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी। इसी सम्मेलन में मोगलीपुत्तिस ने अभिधम्म पीठक नामक पुस्तक की रचना की, जिसकी विषय वस्तु बौद्ध दर्शन पर आधारित है। महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। इसी महाकश्यप की अध्यक्षता में आनंद के द्वारा, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद के द्वारा जहां सूत पीटक की रचना की गई। सूत पीटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहकर पुकारा जाता है। जातक कथा सूत पीटक का ही एक भाग है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा जहां सूत पीटक की रचना की गई, वहीं महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक उम्र के शिष्य उपाली के द्वारा विनय पीटक की रचना की गई। पहले ही बौद्ध सम्मेलन में सबकामी, दूसरा सम्मेलन दूसरे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म दैनिक नियम के प्रश्न पर 2 भागों में बट गया। कौन कौन? स्थीवर और महासंघिक। आपके डी नंबर ऑप्शन में वसुमित्र और अश्वघोष की चर्चा है। जी हां, जहां ऊपर के तीनों सम्मेलन में पाली भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया, वहीं चौथे बौद्ध सम्मेलन में संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया। कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसमें संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया गया। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र थे
अध्यक्ष पद पर वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष पद पर अशोक घोष थे। अध्यक्ष पद पर रहते हुए वसुमित्र ने महाविभाष शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहकर पुकारा जाता है। वहीं अशोक घोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक की रचना की, जिसे बौद्धों का रामायण कहकर पुकारा जाता है। जहां ऊपर का तीनों सम्मेलन बिहार में हुआ था, वहीं चौथा बौद्ध सम्मेलन बिहार के बाहर कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। सॉरी, अगर मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच में शेयर करें, क्योंकि मुझे, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखें कि और अच्छा से अच्छा और बेहतर मैं क्या कर सकूं। बीपीएससी ही नहीं अपितु दरोगा एग्जाम के लिए भी मैं हर 1-2 दिन पर मिसलेनियस क्वेश्चन डालता रहूंगा, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडाइवल हिस्ट्री हो, सबको मिला करके सभी का समावेश रहेगा 25 या 30 क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरा डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे बच्चों के बीच में जरूर शेयर करें, सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।